नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ सिविक्स का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आप देख पा रहे होंगे ये भी स्पर्धा का ही है। मैं अभी स्पर्धा का ही सीरीज चला रहा हूँ सिविक्स का। तो देख रहा है इसमें क्या है कि आज का जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, ये 2 है। और ये कहता है मॉडल प्रैक्टिस सेट है। क्या है? मॉडल प्रैक्टिस सेट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जूम करता हूँ और क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। यानी ये जो केंद्र का जो प्रतिनिधि करता है वह कौन करता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में है कि फुटपाथ पर रहने और बुनियादी जरूरत की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाली व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है। देखिए, जो मतलब फुटपाथ पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं और वह बुनियादी जरूरत जैसे खाने पीने की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो इसको किस अधिकार का मूल्य नहीं है, मतलब ये जो किस अधिकार का इसको मूल्य नहीं दिया गया है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक अधिकार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका 3, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। यानी कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वह कौन होता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। राज्यसभा में जो धन विधेयक पास होता है उसके लिए उसे कितना समय दिया जाता है। तो इसको 14 दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देख पा रहे हो 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्य की विधानसभा में बोल रहा है अधिकतम, तो अधिकतम इसका 500 सदस्य हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देख पा रहे होंगे 6 में कि ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? नगर राज्य। क्या होता है? पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया है। कौन ये कहा है कि ये जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है वह शक्ति का विज्ञान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैटलिन ने कहा है। किसने कहा है? कैटलिन का कहना है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान जो है वह शक्ति का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि व्यवहारवाद का संबंध किससे है, मतलब व्यवहारवाद का जो संबंध है वह किससे है। यहाँ क्या है, यहाँ लगता है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन इसका 8 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या होना चाहिए से है और क्या से है और क्या होना चाहिए, यानी कि दोनों, यानी इसका सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला क्या है। व्यवहारवाद का जो बौद्धिक आधारशिला है वह क्या है। तो इसमें सही जवाब आप देख पा रहे होंगे 9 का हो जाएगा सभी। नियमितता भी होना चाहिए, सत्यापन भी होना चाहिए और प्रमाणीकरण भी होना चाहिए और उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 में कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को अपनाता है। जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है इसमें कौन सिद्धांत को अपनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहता कि स्वतंत्रता की आवश्यक दशाओं में से कौन सही है। तो यहाँ देख पा रहे हैं ए भी सही है और
बी भी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध उक्तियां, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं का संबंध किस विद्वान से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट युक्तियां हैं, मतलब कहावतें हैं, स्टेटमेंट हैं। तो क्या बोलता है, जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां, सॉरी, जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता ही नहीं है। तो ये इसका किसका कहना है, जॉन लॉक का कहना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समानता का व्यापक अर्थ है। समानता का क्या व्यापक अर्थ है, व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त न हो, सबको अधिकार एक समान हो, या उसमें से दोनों जो है सही है। नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबके अधिकार एक समान हो। ऑप्शन नंबर बी इसका 13 का बी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्या है, 13 का बी जो है ये सही है। 13 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 कहता है कि प्रजातंत्र शासन का आधार है। क्या, किसका आधार है? नंबर ए में समानता का है, स्वतंत्रता का है, संप्रभुता का और जनमत का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजातंत्र जो है वह जनमत का आधार है। निम्नलिखित में से प्रजातंत्र के कौन कौन से गुण हैं? तो यहाँ लोक कल्याण का साधन है, सभी विकास की अवसर प्राप्त होते हैं, उत्तरदायित्व उपयुक्त सभी, यानी कि इसका भी आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। प्रजातंत्र के निम्नलिखित में से कौन कौन से दोष हैं? नंबर ए, आयोग का शासन एकदम सही है, एकदम। समानताओं की गलत अवधारणाओं का आधारित, ये भी सही है, यानी आपका 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है? यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को है, लोकसभा को, सभापति को और आपका संयुक्त संसदीय समिति को है। तो 17 का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया है, धुंधला हो गया है, देख लेते हैं। कहता कि स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि कहता कि 18 में स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर में थे। तो अगर 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो भी विद्वान थे वह नकारात्मक थे, और 19वीं शताब्दी की जो भी विद्वान थे वह सकारात्मक के पक्षधर में थे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का नहीं था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन लॉक, ये आपका सकारात्मक पक्षधर में नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि आधुनिक प्रजातांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को क्या कहा जाता है? इसको जो राजनीतिक दल होता है ना, उसको चतुर्थ चक्का कहा गया है, मतलब बी नंबर इसका चतुर्थ चक्का कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन अगर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप क्या देख पा रहे होंगे, कहता है कि राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं
जो संगठित होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य का संपादन करते हैं। किसने कहा था? मतलब ये कथन स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट आपका है लीकॉक का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यहाँ देख पा रहे होंगे, लीकॉक का ही एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है 21 में भी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है, राजनीतिक दल को सांप्रदायिक हितों में युक्त राष्ट्रीय हितों के उन्नति की चेष्टा करनी चाहिए, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, कितना? क्वेश्चन नंबर जो है 22, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो यहाँ जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है वह है उदारवादी राजनीतिक दल। क्या है? उदारवादी। 22 नहीं, ये गलत है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातीय आधार पर राजनीतिक दल। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? 23 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल के कार्य नहीं है? तो राजनीतिक दल के कौन सी कार्य नहीं है बात कर रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वित्त व्यवस्थाओं का संचालन करना राजनीतिक दल के कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है? देखिए, एक दलीय, तो एक दलीय की व्यवस्था कहाँ पाया जाता है? तो ऐसे एक दलीय व्यवस्था जो होता है वह क्यूबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है? देखिए, द्विदलीय व्यवस्था जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, मतलब अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। फ्रांस में किस तरह की दलीय की व्यवस्था है? अभी देखिए यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था पाए जाते हैं? तो फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाया जाता है, इसका बी हो जाएगा। जनमत निर्माण के साधन है, देखिए दूरदर्शन है, फिल्म है, समाचार पत्र है, तो डी उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जनमत निर्माण के सभी साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो आप देख पा रहे होंगे कि जनमत के क्या लक्षण होते हैं? जनमत के लक्षण क्या है? समानता, सहमति, अधिक व्यक्तियों की कल्याण, अस्थायी मत, उपयुक्त सभी, इसका भी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किस आधार पर? जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी विभाग में सम्मिलित यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के आधार पर प्राप्त सकते हैं। तो यहाँ भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। तो लिखता है, क्या लिखता है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? देशीकरण द्वारा अगर नागरिकता हमको प्राप्त करना है तो उसका एक तरीका बताना है। कौन सा तरीका है? तो यहाँ क्या कहता है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यह ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है? देख पा रहे होंगे आप, कहता है कि क्या कल्याणकारी राज्य के आदर्श निर्देश वर्णित है? मतलब ये कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श निर्देश वर्णन है या ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होगा? देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए हिंसा का प्रयोग करना नहीं, सत्य के लिए संघर्ष करना। क्या होगा इसमें? सत्याग्रह का अर्थ आप देखेंगे तो सत्य के अरूढ़ रहना, मतलब सत्य पर अरूढ़ रहना, एक सत्य पर टिका रहना, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का स्वरूप था, कैसे था? अहिंसा का स्वरूप कैसे था?
तो यहाँ देखिए आप निर्देशात्मक हो जाएगा, दुर्बलात्मक हो जाएगा, निरपेक्ष अहिंसा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। कहता है गांधी जी और साम्यवाद में समानता संबंधित वक्तव्यों में से कौन सा सही है। यहाँ समानता संबंधी बात कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। तो आप क्या यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि गांधी जी के विचार पर किसका प्रभाव था। देखिए किसका था, टॉलस्टॉय का भी था। तो अमेरिकी विचारक जो थे आपका थोर, ये भी थे। तो ये और भी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। गांधी जी के अनुसार धर्म किसका पर्याय है, धर्म किसका पर्याय कहता है, तो ये आपका जो है धर्म जो है नैतिकता का पर्याय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गांधीवाद से आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि गांधी जी ने किसे एक ही सिक्के का दो पहलू कहा है। क्या सत्य और अहिंसा को कहा गया, कि पाप और पुण्य को कहा गया, अध्यात्मक एवं दर्शन को कहा गया, कि उपरोक्त में सभी को कहा गया है। तो इन्होंने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह किस विचारक के विचारों पर आधारित था। देखिए ये जो थे आपका अमेरिका के थोरू, उसी के आधार पर गांधी जी ने अहिंसा का सत्याग्रह अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 में, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है कि गांधी जी किस प्रकार के उद्योग का पक्षधर थे। कुटीर उद्योग का पक्षधर थे, कि बृहत कल कारखानाओं का पक्षधर मछली उद्योग के थे, कि चर्म उद्योग। तो गांधी जी थे ऑप्शन नंबर ए कुटीर उद्योग का पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी भारत के आर्थिक संविधान को कैसे देखना चाहता था। भारत की जो आर्थिक संविधान था उसको गांधी जी देखना चाहता था कैसे, जिसमें से सभी लोगों के कारखाना में काम करें, जिसमें देशवासियों को विलासिता के सभी साधन हो, जिसमें कोई व्यक्ति भूखा ना हो। तो ये जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि मार्क्सवाद का चरम लक्ष्य क्या था। वर्ग विहीन समाज, राज विहीन समाज और वो दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मार्क्स विहीन समाज भी, वर्ग विहीन समाज भी। ऐसे ही मार्क्सवाद के चरम लक्ष्य थे। क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख पा रहे होंगे, कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो विरोधी तत्वों की युग का परिणाम है। वह है क्या क्या दो विरोधी तत्व है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 42 में वाद तथा प्रतिवाद। क्या होगा इसका सही जवाब, वाद तथा प्रतिवाद। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए वाद तथा प्रतिवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। तो आप देख पा रहे हैं कि 43 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यहाँ उद्देशिका में नहीं का बात कर रहा, क्या नहीं है, तो समाजवाद है, संप्रभुता संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, तो लोक कल्याणकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए लोक कल्याणकारी जो है, देखिए अब इसके नीचे है लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कैसे उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, देखिए कैसा उद्देश्य नहीं, एक कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रावधान करना, ये आपका लोक कल्याणकारी समाज का उद्देश्य नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर का क्या अर्थ होता है, मतलब सेल्युलर का क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष इसको बोलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया, यहाँ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, यानी कोई एक धर्म की मान्यता नहीं। ऑप्शन नंबर ए, सभी को कुछ भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकते हैं।
और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक समृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में, जैसे कि आप देखते होंगे, कहता कि सामाजिक समता का अर्थ होता है, मतलब भेदभाव का अभाव होना चाहिए। क्या सामाजिक समता का अर्थ कैसा होना चाहिए? भेदभाव का अभाव, यानी किसी तरह के समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, ऊंची नीच का जो भेदभाव होता है वह समाप्त होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है ना, लेकिन यहाँ संप्रभुता देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 आ गया। तो यहाँ 49 में क्या है? कहता कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, यानी मौलिक अधिकार जो है उसको निलंबन कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। प्रधानमंत्री है, संसद है और सर्वोच्च न्यायालय, ये कोई नहीं कर सकते हैं, बल्कि करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। मौलिक अधिकार का संरक्षक है, देखिए उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद है या राष्ट्रपति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है ना। 51 देखिए आप देख पा रहे होंगे, कहता कि मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकार जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है? तो लगा सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद लगा सकता है। कौन लगा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, संसद आपका मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं। कहता कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, मतलब छुआछूत जो होता है उससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, 17, अनुच्छेद 17। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, ये जो समाचार पत्र है इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका है अनुच्छेद 19(1) में है, यानी कि 19(1) या कौन में बोल सकते हैं इसको, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो गया। अब चलते हैं 54, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 54। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 54। कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 25 जो है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 में आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है, कौन शामिल होता है? तो सम्मिलित होता है आपका स्थानीय संसद, राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इसके अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है और कौन कौन सा, और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे